हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर की सीरीज में। और डेट है आज की 24 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी ये वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो कि आज का जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी न्यूज डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू रहेगा। तो उसको आंसर करने का भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने जो कल क्वेश्चन लिया था, जो कल एक हमने क्वेश्चन दिया था उसका हम आंसर देख लेते। तो उसका आंसर था आसाम। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, देखिए, जो अंबाबुची जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो वो कामाख्या टेम्पल में लगता है, जो कि है गुवाहाटी आसाम में। और ये किसने बनवाया था, तो ये किंग नरक असुर ने बनवाया था। और इसका जो रीबिल्डिंग है वो किसने करवाई थी, वापस से इसको किसने बनवाया था या रिपेयर किसने करवाया था, तो वो कोच किंग नर नारायण ने इसे रिपेयर करवाया था का 1565 में। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर था आसाम। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले न्यूज से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज है हमारे पास, चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो चाइना क्या करने वाला है, चाइना ज्वाइन करने वाला है यूएन की जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको। चलिए हम आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या आखिर में। देखिए, ये जो ट्रेड ट्रीटी है, आर्म्स की जो ट्रेड ट्रीटी है, वो 2 अप्रैल 2013 को यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे पास किया था, एक रेजोल्यूशन इससे रिलेटेड, इस ट्रीटी को लागू करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें 23 एब्सटेंशन थे, मतलब 23 कंट्रीज ने इसके लिए वोट नहीं दिया था, 3 ने इसके खिलाफ वोट दिया था और 154 ने इसके फेवर में वोट दिया था। तो जो 23 जिन्होंने वोट नहीं दिया था उसमें हमारा इंडिया भी आता है, मतलब कि इंडिया ने इस पर वोट देने से मना कर दिया था कि हम इस पे वोट नहीं देंगे, इस रेजोल्यूशन के लिए वोट नहीं देंगे। तो देखिए, 2013 में ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का रेजोल्यूशन पास हुआ, 2014 में इसे लागू कर दिया गया इस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखिए, इसका एम क्या है, मेन एम क्या है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, आर्म्स का ट्रेड होता है या फिर कन्वेंशनल वेपन्स का ट्रेड होता है, जिसके कारण क्या होता है, एट्रोसिटीज यानी कि प्रताड़ना होती है लोगों को। मतलब देखिए, जैसे 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, आर्म्स का ट्रेड हो रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से वेपन्स ले रही है, तो वो वेपन्स किस लिए यूज किए जा रहे हैं उस चीज को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का काम है। उस चीज को रेगुलेट करने का काम है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का। तो देखिए, इस ट्रीटी में और क्या क्या चीजें तो वो हम डिस्कस कर लेते। तो देखिए, इसमें इंटरनेशनल सेल ऑफ वेपन्स टू बी लिंक्ड टू द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ द बायर्स। तो जो भी सेल ऑफ वेपन होने वाला है इंटरनेशनल, मतलब कि 2 कंट्रीज के बीच में जो भी वेपन्स का बिक्री होने वाली है या जो भी डील होने वाली वेपन से रिलेटेड, तो वो उसको फाइनलाइज करने से पहले जो बायर है, जो कंट्री जो खरीद रही है जो वेपन्स, उसका जो ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब उनके यहाँ पर एट्रोसिटीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या जेनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स जैसे जो इश्यूज हैं वो नहीं होना चाहिए। तभी ये डील फाइनलाइज कर सकते हैं अगर उन्होंने ये ट्रीटी साइन की है तो। और क्या होता है, तो देखिए, इट कॉल्स फॉर पोटेंशियल आर्म्स डील्स टू बी इवेल्युएटेड इन ऑर्डर टू। ये जो अब देखिए, ये कुछ रेगुलेशंस है जो मेंबर कंट्रीज है, जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन किया है वो उन कंट्रीज को ये रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो क्या है, पोटेंशियल आर्म डील्स टू बी इवेल्युएटेड। जो भी आर्म्स डील हो रही है उनकी कंट्री में, एक मतलब कि दूसरी कंट्री से जो भी आर्म डील्स हो रही है एक कंट्री की जिसने साइन किया हुआ है ये ट्रीटी को, तो उसको हर समय पे अपना जो ये डील है वो इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा। मतलब जो भी डील्स हो रही हैं उन्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा अच्छे से, कि जो बायर है वो कहीं इसका गलत यूज ना करे जीनोसाइड के लिए या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए या फिर वार क्राइम्स के लिए। और देख लेते हैं हम। तो देखिए, और क्या करना होगा, और रेगुलेशन है इसमें। तो जो भी मिलिट्री वेपन्स के लिए जो ट्रेड हो रहा है, जो आर्म्स का जो ट्रेड हो रहा है मिलिट्री के यूज के लिए या मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो गलत हाथों में ना जाए, वो टेररिस्ट के हाथों में ना जाए, तो उसे भी ध्यान में रखना है या उसे भी रोकना है, जो भी मेंबर कंट्री है या फिर जिस भी कंट्री ने इसे साइन किया है उन्हें। तो ये थे। अब देखिए, जो एक टर्म आई थी हमारे पास, कन्वेंशनल वेपन, सेलिंग ऑफ, ये क्या करता है, मेनली रेगुलेशन करता है किसका, सेलिंग ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। तो ये कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं, तो देखिए, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो कन्वेंशनल वेपन्स है वो होते हैं टैंक्स या फिर आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर, नेवल वॉरशिप, मिसाइल्स एंड मिसाइल लॉन्चर्स एंड स्मॉल आर्म्स। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कन्वेंशनल वेपन्स, जिनको जिनका जो भी ट्रेड है उनका रेगुलेशन करने का काम क्या है, कहाँ से होता है, तो वो होता है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के थ्रू होता है। चलिए हम इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए, इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेट
नेशनल ट्रेड इन एम्यूनेशन, वेपन पार्ट्स और आर्म कंपोनेंट्स। तो ये देखिए, ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड भी डिराइव करता है या फिर एक स्टैंडर्ड को सेट करता है कि इसी स्टैंडर्ड के अंदर पे रहकर ही कंट्रीज क्या कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं अपने एम्यूनेशंस का या फिर वेपन्स के पार्ट्स का या फिर जो भी कंपोनेंट्स है उनका भी। तो ये इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अगली चीज क्या है, तो देखिए, ये इंटरनल जो भी ट्रेड होता है, किसी कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड होता है आर्म्स का या वेपन्स का, उसको उसको ये बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करता है, उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है वो टोटली इंटरनेशनली है। जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है आर्म्स का वो इसे रेगुलेट नहीं करता है। तो ये है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में। तो चलिए हम अगली न्यूज देखते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास कुंभार शक्तिकरण प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो आता है किसके अंदर पे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर में आता है, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस कुंभार सशक्तिकरण प्रोग्राम के बारे में। तो ये क्या है, एक इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, जिससे क्या कर सकते हैं हम, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्पावर कर रही है पॉटर्स की कम्युनिटीज को, मतलब कुम्हार यानी कि जो मटका बनाते हैं या जो मिट्टी से जो भी खिलौने या सामान बनाते हैं, तो उनको उनका एम्पावरमेंट के लिए, जो उनका जो प्रोफेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम। देखिए इसमें क्या क्या कवर्ड होने वाला है। तो देखिए इसमें यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार, ये सभी स्टेट्स इस प्रोग्राम के अंडर पे बेनिफिशियरी रहेंगे। मतलब इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज स्टेट्स हैं ये सभी। तो इनमें क्यों क्यों ये सभी स्टेट्स बेनिफिशियरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉटर्स कम्युनिटी क्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, या फिर जो भी इनका जो काम है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है पॉटर्स का। तो इसलिए यहाँ पर चलाया जाएगा क्या, कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम। अब देखिए इसका जो मेन जो एम है तो वो क्या है। तो ये जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करवाता है तीन चीज़ें। सबसे पहला एक जो प्रोवाइड करवाता है वो है एडवांस्ड पॉटरी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। तो जो भी एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हील हो गया, तो उन सभी में कैसे काम किया जाता है उसकी ट्रेनिंग दिलवाएगा ये उन पॉटर्स को। और क्या करेगा, तो न्यू इक्विपमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हील को प्रोवाइड करवाएगा फार्मर्स को सस्ते दाम में या फिर सब्सिडाइज्ड अमाउंट में। अगला क्या रहेगा, तो अगला मार्केट लिंकेज एंड विजिबिलिटी थ्रू केवीआईसी एग्जीबिशंस। अब देखिए जो केवीआईसी है इसका मतलब है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये क्या करवाती है, ये समय समय पर एग्जीबिशंस करवाती है, ये फेयर करवाती है, जहां पर क्या अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, अलग अलग जो भी रूरल पॉपुलेशन जो भी प्रोड्यूस करती है उन सभी का स्टॉल्स लगता है, उन्हें बेचा जाता है इन एग्जीबिशंस में। तो यहाँ पर भी ये कुम्हार जो भी पॉटर्स जो भी अपना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यहाँ पर बेचने के लिए बेच सकते हैं यहाँ पर। तो मेनली क्या है, मार्केट लिंकेज, मतलब कि उनको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करने में भी ये मदद करेंगे कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए हम इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम। अब देखते हैं हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सेटअप किया था किस एक्ट के थ्रू। तो देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 इस एक्ट के थ्रू इसे एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये मेनली कब आई थी काम में, या फिर केम इनटू फोर्स कब आई थी ये, तो ये 1957 में आई थी। ओके, और इसके पहले जो थी इसी से रिलेटेड जो थी वो क्या था, वो कौन सी कमीशन थी या बोर्ड था, तो वो था ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। इसी को इसने ओवरटेक किया था, या फिर इसी की जगह पर जो ये जो है ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसी की जगह पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को बनाया गया था। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए इसका ये जो केवीआईसी है, ये जो कमीशन है वो किसके अंडर पे आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर पे। और इसका मेन जो एम है वो क्या चीज़ है, या फिर इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो ये इसका फंक्शन है, देखिए, प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट वेरेवर नेसेसरी। तो इसका जो मेन फंक्शन है या जो मेन काम है इस कमीशन का वो क्या है, तो जो भी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना या उनको असिस्ट करना उनके काम में, या फिर उनके लिए अच्छी प्लानिंग करना, या फिर उनका ऑर्गेनाइज करना, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। तो ये इसका काम है केवीआईसी का। तो देखिए इसके तीन ऑब्जेक्टिव है मेनली, सोशल, इकोनॉमिक, हर फील्ड में इसका ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है,
सोशल ऑब्जेक्टिव है जो रूरल एरियाज है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना वहाँ के लोगों को, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फैलाएंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को तो एम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी रूरल एरियाज में। अगला है इसका ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स। तो उन्हें जो भी आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड करवाना जो बेचे जा सकते हैं या जो उनके लिए फ़ायदेमंद है वो उन्हें प्रोवाइड करवाना, तो वो इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, अब देखिए अगला है वाइडर ऑब्जेक्टिव, मेन मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। सेल्फ रिलायंस भी बनाना है लोगों के बीच में और एक स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट भी फॉर्म करना है या बिल्ड करना है लोगों के बीच में। तो ये इसका वाइडर ऑब्जेक्टिव। तो हमने पढ़ा कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। फिर हम देखते हैं अगली न्यूज क्या है हमारे पास। तो अगली न्यूज है डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। देखिए फ्लोरीन मिला का डिटेक्शन किया गया है इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट के द्वारा। कहाँ पर, तो हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में। चलिए हम देखते हैं न्यूज के बारे में। तो देखिए अ स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, एस्ट्रोफिजिक्स से डील करता है, मतलब कि जो भी यूनिवर्स में जो भी चीजें होती है उन सभी चीजों से ये डील करता है। देखिए ये क्या है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो इसने क्या किया है, तो इसने सिंगली आयनाइज्ड फ्लोरीन, जो सिंगली आयनाइज्ड फ्लोरीन है उसका डिटेक्शन किया है। और ये पहली बार ऐसा कुछ पाया गया है, मतलब कि जो हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स होते हैं उनमें पहली बार हीलियम पाया गया है। और किसने ढूंढा है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ढूंढा है। तो देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो दिस डिस्कवरी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस दैट द मेन फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स अ मर्जर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड अ हीलियम वाइट ड्वार्फ। देखिए अब इस डिस्कवरी के कारण मेनली क्या बताया जा रहा है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जो भी एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स हैं जितने भी, वो सभी का ओरिजिन या वो सभी किससे बने हैं, तो वो मर्ज होकर बने हैं कार्बन ऑक्सीजन और हीलियम वाइट ड्वार्फ को मर्ज करके ये बनाए गए हैं या बने हैं। चलिए हम एक्सट्रीम हीलियम स्टार के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए एक्सट्रीम हीलियम स्टार जो है वो एक बहुत ही कम मास का सुपर जाइंट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा। ये देखिए आप इमेज में ये दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा ये होता है। ये क्या है, एक एक्सट्रीम हीलियम स्टार। तो ये क्या है, इसका मास तो बहुत कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है कि इसमें गैसेस ज़्यादा हैं इसलिए इसका मास कम है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये सुपर जाइंट है, लो मास सुपर जाइंट दैट इज ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में वहाँ पे मिलता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, केमिकल एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे हीलियम हो गया या ऑक्सीजन हो गया या फिर अभी अभी पता लगा फ्लोरीन भी यहाँ मिलता है। तो अभी तक गैलेक्सी में कितने डिटेक्ट कर पाए हैं, तो अभी तक 21 ऐसे एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स डिटेक्ट हुए हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद क्या रखना है, देखिए सबसे पहली चीज एक्सट्रीम हीलियम स्टार होते क्या है, तो ये लो मास सुपर जाइंट होता है जहां पर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होता है, हीलियम ज्यादा होता है और फ्लोरीन यहाँ पर डिटेक्ट की गई है। ये आपको याद रखना, किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे डिटेक्ट किया है। चलिए हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास माउंट मेरापी एन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया। तो ये जो वॉल्केनो है माउंट मेरापी, उसमें अभी अभी एक एरप्शन हुआ है, जो कि दूसरी 2 बार एरप्शन हुआ है कंटिन्यू। कब हुआ है, तो 21 जून 2020 में हुआ है। तो आपको डेट याद नहीं रखनी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये जो माउंट मेरापी है वो क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं। तो देखिए ये जो माउंट मेरापी है उसको माउंटेन ऑफ फायर भी कहते हैं। और इंडोनेशिया में 130 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, यही जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है, माउंट मेरापी। ये कितना ऊंचा है, तो ये 2911 मीटर्स ऊंचाई है इसकी और स्टीप स्लोप है, मतलब कि बहुत ही ये खड़ा है कि जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका जो स्लोप है वो खड़ा है। और डेंस वेजिटेशन भी है नीचे की साइड में इसके। और इसका लोकेशन क्या है, तो देखिए आप मैप में यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोकेशन। ये बिल्कुल बीच में है, लगभग जकार्ता आइलैंड के, जावा आइलैंड के, सॉरी, ये जावा आइलैंड के बिल्कुल बीच में है। और योग्यकर्ता जो कि इंडोनेशिया का कल्चरल कैपिटल है उसके भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो हम देखते हैं, देखिए जो इसका लास्ट इरप्शन था, माउंट मेरापी का जो लास्ट इरप्शन था वो हुआ था 2010 में, और अब जाके हुआ है 2020 में, 10 साल बाद ये फिर से इरप्ट हुआ है। और उस टाइम 2010 में जब इरप्शन हुआ था तब लगभग 300 लोग मारे गए थे और 2,80,000 जो रेसिडेंट्स थे वो उनको इवैक्यूएट होना पड़ा था, मतलब उनको वहां से निकालना पड़ा था, 2,80,000 लोगों को। और
300 लोग मारे गए थे उस इरप्शन में। तो बहुत ही भयानक इरप्शन हुआ था और फिर उसके बाद आज 10 साल बाद 21 जून को ये इरप्शन फिर से देखा गया है। तो अब मेन रीज़न क्या है यहाँ पे वॉल्केनोज के इरप्शन का? तो देखिए मूवमेंट आप सभी को पता है, कोई भी वॉल्केनो अगर इरप्ट होता है तो उसका मेन रीज़न होता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो वॉल्केनो के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनका जो मूवमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, वॉल्केनो में इरप्शन होता है। तो ये इसलिए भी होता है। अब देखिए इंडोनेशिया कहाँ पर होता है? इंडोनेशिया है रिंग ऑफ फायर में। आप सभी को पता होगा रिंग ऑफ फायर क्या है। तो रिंग ऑफ फायर ऐसा एरिया है, ये एक रिंग टाइप की बना देता है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पर मतलब कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोस इसी एरिया में मिलते हैं, ये रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं। तो ये इंडोनेशिया से भी पास होती है और ये जो माउंट मेरापी है वो भी रिंग ऑफ फायर में ही आता है। तो चलिए गाइस अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं हम। अगली न्यूज़ हमारे पास द पेपर माइक्रोस्कोप, इसका नाम है फोल्डस्कोप। ये फोल्डस्कोप अभी अभी बनाया गया है, अभी अभी डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसके बारे में देख ले तो देखिए ये एक अफोर्डेबल माइक्रोस्कोप है, मतलब कि बहुत ही सस्ता है जिससे आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसमें क्या क्या है तो देखिए ये इसमें एक सिंपल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि शीट ऑफ पेपर या लेंस, बस यही दो चीज़ों की ज़रूरत है इसमें। इसका मतलब फोल्डस्कोप सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है और ये 100 रुपए से भी कम में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये भी एक इंडियन ने ही इसके डिज़ाइन किया है या इसको डिस्कवर किया है या डेवलप किया है, तो वो है मनु प्रकाश, उन्होंने इसे डेवलप किया है। देखिए अपॉन असेंबली द डिवाइस कैन होल्ड अ स्पेसिमेन स्लाइड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड दिस स्पेसिमेन कैन बी व्यूड वाया मोबाइल फोन कैमरा अटैच टू इट। तो देखिए जो ये जो माइक्रोस्कोप है उससे अगर कोई भी स्पेसिमेन देखना है तो वो मोबाइल के फ़ोन के कैमरे से भी हम देख सकते हैं। ये इतना छोटा है इसलिए इसमें लेंस उतने ज़्यादा है नहीं, हैवी लेंसेस है नहीं, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो उतने ज़्यादा है नहीं। बट इसमें मेनली क्या है, एक शीट ऑफ पेपर और एक लेंस है जो कि मैग्नीफाई कर देगा स्लाइड्स को या स्पेसिमेन को और हम उसे देख सकते हैं हमारे फ़ोन के कैमरे की मदद से। और ये पोर्टेबल भी है, ड्यूरेबल भी है और बहुत ही सही है। जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप्स हैं उनके रिस्पेक्ट में बहुत ही सही है ये। अफोर्डेबल है, पोर्टेबल है और ड्यूरेबल है। 3 मेन इसकी क्वालिटीज़ हैं जो कि इसे बाकियों से अच्छा बना देती है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ये लेंस लगा हुआ है और बाकी पूरा शीट ऑफ पेपर से ये बना हुआ है। तो ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको बस ये याद रखना है इसका नाम क्या है, फोल्डस्कोप। इसे बनाया है मनु प्रकाश जी ने और ये क्या है, बहुत ही सस्ता है और अफोर्डेबल है। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास पोखरण पॉटरीज़ के बारे में। तो अब इसके बारे में ये न्यूज़ ये है कि जो अभी हमने पढ़ा कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम के बारे में, वो किसके अंडर पे था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर पे था। तो इसी जो कमीशन है इसने लॉन्च किया था जो ये प्रोग्राम कुम्हार सशक्तिकरण योजना, तो वो कहाँ से लॉन्च किया? तो वो पोखरण से ही लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि पोखरण पॉटरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। जो पोखरण की जो पॉटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने यहाँ पर 80 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 80 पॉटर फैमिलीज को, ताकि जो यहाँ की रिच हेरिटेज है टेराकोटा प्रोडक्ट्स की, यानी कि जो भी पॉटरी की जो भी रिच हेरिटेज है वो उसको वो संभाल के रख सकें। तो देखिए अब पोखरण क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पोखरण के बहुत सारे रीजंस है। तो सबसे पहले तो पोखरण एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग के अकॉर्डिंग। तो नीति आयोग ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है, तो उसमें से पोखरण भी एक है। और दूसरी चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोखरण क्या है हमारे लिए, एक टेस्ट साइट है। मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट होता है वो ज़्यादातर पोखरण में ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे ज़्यादा रेसिडेंट्स भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ देखिए अब जैसे फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन भी पोखरण में ही टेस्ट हुआ था और हाल ही में अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी वहीं टेस्ट की जाती हैं पोखरण में। आपने बहुत बार न्यूज़ में नाम भी सुना होगा। तो गाइस ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉटरी है जो पोखरण में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसमें हर तरीके की ये एक लैंप होती है और एनिमल्स बनाए जाते हैं मिट्टी से। तो ये सभी क्या है यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी चीज़ें जो भी कंपोनेंट्स हैं इस पॉटरी में। देखिए मटका, परत, गुल्लक, ये सब यहाँ पे बनाई जाती है पोखरण में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। अब हम एक प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम एक प्रैक्टिस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या है हमारे पास एमसीक्यू। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब हमें इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं उसे हम पढ़ते हैं। देखिए इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956।
It is an organization under Ministry of Culture. Its objective is to create self-reliance amongst people and building up a strong rural community spirit. तो इन तीनों में से आपको सही सिलेक्ट करने हैं, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। आपके पास ऑप्शंस ये हैं, आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा और इस क्वेश्चन को भी हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। तो गाइज आज का लेक्चर बस यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड एंड ट्रीटी। हमने चाइना ज्वाइन करने वाली है यूएन की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में भी पढ़ा कि वो क्या है, उसमें क्या करना है या क्या होना है, जो भी कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है उन पे क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो सभी हमने पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा, कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये किसके अंडर आता है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर आता है, और वो भी हमने देखी कि कब बनी और क्यों बनी। फिर हमने उसके बाद देखा है क्या कि फ्लोरीन का डिटेक्शन हुआ है हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार के अंदर पे, और किसने किया है, तो वो हमने देखा, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे एक स्टडी में इसे डिटेक्ट किया है। और एक्सट्रीम हीलियम स्टार के बारे में भी पढ़ा हमने कि ये क्या चीज़ होती है। फिर हमने देखा माउंट मेरापी वॉल्केनो के बारे में, जो कि इंडोनेशिया में है और एक्टिव है, और जो इरप्ट हुआ था 21 जून को 2 बार। लास्ट टाइम ये 2010 में इरप्ट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा द पेपर माइक्रोस्कोप फोल्डस्कोप के बारे में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और पोर्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है, और जिसे डिज़ाइन या डेवलप किसने किया है, तो वो मनु प्रकाश जी ने इसे डेवलप किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 100 रुपये से कम में ये बन सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा पोखरण पॉटरीज के बारे में देखा कि यहाँ से पोखरण से ही शुरुआत की थी। शुरुआत किया है गवर्नमेंट ने किसका, कुम्हार सशक्तिकरण योजना या फिर कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम का। तो क्यों किया है वो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज है पॉटरी की, ये हमने देखे कि पॉटरीज किस टाइप की बनती है यहाँ पर। फिर हमने देखा पोखरण क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एक टेस्ट साइट है इंडिया के लिए, ये हमने देखा। तो गाइज आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आज की वीडियो का आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS Minute पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।